आगे देखिए, अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ये मनी मार्केट होती क्या है। यस, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये हमारी मनी मार्केट क्या है। तो मनी मार्केट क्या, सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। वैसे तो हमने अभी डिस्कस किया है कि मनी मार्केट वो मार्केट है जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में डीलिंग करती है। तो डेफिनेटली मनी मार्केट शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ की मार्केट है, जहां पर जो इनका पेमेंट पीरियड होता है वो डेफिनेटली 1 ईयर का होता है मैक्सिमम। इनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो बहुत छोटा होता है। तो मनी मार्केट को हम नियर मनी भी बोलते हैं। तो इन सिक्योरिटीज़ के अंदर जो हम सिक्योरिटीज़ की सेल परचेज की बात कर रहे हैं, इन सिक्योरिटीज़ में रियलिटी में आता क्या है? कॉल मनी आता है, ट्रेजरी बिल्स आता है, कॉमर्शियल बिल्स आते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जिसको हम सीडी भी बोलते हैं शॉर्टकट में, और ये हमारा हो गया कॉमर्शियल पेपर। ये 4-5 जो एग्जाम्पल आपके सामने हैं, ये एग्जाम्पल डेफिनेटली आने वाली स्लाइड्स में आपको डिटेल में स्टडी करने को मिलेंगे। बट फिलहाल आप अभी इतना याद रख लीजिए, मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शंस करती है, और ऐसी सिक्योरिटीज जिनका पेमेंट पीरियड मैक्सिमम 1 साल का होता है। और मनी मार्केट को हम नियर मनी भी बोलते हैं। तो आप चाहें स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारा मनी मार्केट के क्या फीचर्स हैं। ये बात आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शंस करती है जिनका टाइम पीरियड 1 ईयर होता है। और मनी मार्केट में जो भी सिक्योरिटीज होती हैं उनकी जो नियर होती है वो मनी ही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल चाय का सब्स्टिट्यूट क्या है? चाय का सब्स्टिट्यूट क्या है भाई? चाय पीने का मन नहीं है तो भाई कॉफी पी ले। तो यहां पर ऐसे ही बात करें कि मनी मार्केट के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी सिक्योरिटीज हम सेल परचेज करते हैं वो लगभग पैसे के इक्विवेलेंट ही होती है, मनी के इक्विवेलेंट होती है। इसलिए हम इसको बोल रहे हैं दिस इज द क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द मनी। ये मनी के नजदीकी चीज है। फिर ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का जो होता है डील्स होता है वो लो रिस्क होता है, ये अनसिक्योर्ड होती है, शॉर्ट टर्म डेट्स में काम आती है, और इनकी जो लिक्विडिटी होती है ये हाईली लिक्विडिटी होती है, और इनको हम बहुत जल्दी ट्रेडिंग में कर देते हैं। भाई सामने वाले को जब सेल करना हो, जब पैसा वापस लेना हो, तो इनके अंदर ट्रांजैक्शन बहुत जल्दी होती रहती है। तो ट्रांजैक्शन बहुत जल्दी होने की वजह से इन्होंने बोला कि ये एक्टिवली ट्रेडेड है, तो बहुत जल्दी इनके अंदर ट्रेडिंग होती रहती है और पैसा बहुत जल्दी वापस ही मिल जाता है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं हाईली लिक्विड। अब बात आती है कि इनका कोई भाई फिजिकल लोकेशन नहीं होता। ये जो ट्रांजैक्शन होती हैं ये टेलीफोन पे भी हो जाती हैं और इंटरनेट के थ्रू भी हो जाती हैं, है ना। इनकी कोई एक प्रॉपर फिजिकल लोकेशन नहीं है, भाई वहीं पर ही जाकर हमको मिलने वाली हैं। तो ये अगर आपको सेल परचेज करनी है तो ये ट्रांजैक्शन आपकी फ़ोन पे भी हो जाती हैं, या इंटरनेट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, ऐसा लगा लो हो जाती होंगी। फिर मीटिंग द टेम्परेरी नीड्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। भाई अगर किसी पर्सन को भाई 20-30 दिन के लिए, महीने के लिए, 6 महीने के लिए पैसे की नीड है, पैसे की जरूरत है, तो डेफिनेटली वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में ही काम करता होगा, मनी मार्केट की ही सिक्योरिटीज को परचेज कर लेता होगा। इसलिए कह रहा है कि जिसको भी पैसे की नीड है उसकी टेम्परेरी नीड्स को पूरा करने में हेल्प करता है। फिर इसके जो मेजर पार्टिसिपेंट्स है वो कौन है? आरबीआई है, कॉमर्शियल बैंक्स हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेज हैं एंड म्यूचुअल फंड्स हैं। तो ये वो पार्टीज हैं जो इनके अंदर डीलिंग्स करने में लगे रहते हैं, इनको इनकी नीड पड़ती रहती है। तो हमने अभी क्या डिस्कस किया कि मनी मार्केट के क्या फीचर्स हैं। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो डेफिनेटली आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। आगे हमारा टॉपिक है कि भाई मनी मार्केट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं। ये टॉपिक, ये एग्जांपल बार बार आ रहा था, तो ये हमारे पास 5 टॉपिक्स हैं। तो डेफिनेटली मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे पास 5 हैं। ये टॉपिक्स सब आपके सामने दिए हुए हैं। ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज के एग्जांपल कह लीजिए या मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट कह लीजिए, एक ही बात है। तो इनको अब हम बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले है हमारे पास ट्रेजरी बिल्स। ये बात तो बिल्कुल आप एक बार तो समझ के चलना कि ये जो पांचों के पांचों इंस्ट्रूमेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये पांचों इंस्ट्रूमेंट हमारे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज के एग्जांपल हैं। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, यस। अब बात करते हैं कि भैया ट्रेजरी बिल क्या है। इसका सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो वही आ रहा है कि भैया शॉर्ट टर्म बोरोइंग में काम आने वाला है। अब बात आती है कि इसको इशू कौन करता है। इसको इशू करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यस, आरबीआई। किसके बिहाफ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब कहा भाई पैसे की जरूरत है, तो आरबीआई क्या करेगा, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के वजह से या सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे इसको हम इशू करते हैं। कौन इशू करता है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, आरबीआई, ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट।
अब बात आती है कि इससे शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट पूरी होती है पैसों की, भी पैसों की नीड है तो इसलिए रिक्वायरमेंट इनकी पूरी हो जाती है। अब बात आती है इसके फीचर्स क्या है। भाई पहला फीचर तो वही है जो यहाँ पे मीनिंग में लिखा हुआ है। दूसरी बात, इसको हम जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोलते हैं। तीसरी बात, ये प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में भी इशू किए जाते हैं। इनकी लिक्विडिटी हाई होती है और मिनिमम जो अमाउंट होता है इसका वो कम से कम 25,000 का होता है या इसके मल्टीपल में होते हैं। भाई या तो 25,000 का है, मिनिमम तो 25,000 होगा, या 25,000 के मल्टीपल में आप मान के चलो 50,000 का है, 1 लाख का है, 2 लाख का है, तो ये वो वैल्यूज होती है जिसको आप 25,000 रुपए से डिवाइड कर सकते हो। तो ये इशू किए जाते हैं फेस वैल्यू से कम पर, ठीक है, और जो इनकी पेमेंट होती है वो एट पार पे होती है। ये कैसे समझे इस पॉइंट को, इस पॉइंट को इन्होंने एग्जांपल के थ्रू समझाया हुआ है। मान लीजिए हमने कोई 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू का इशू किया, कितने दिनों के लिए, 91 डेज के लिए, पर दिया कितने में, 95 में। आप सोच के देखिए, लिखा तो 1 लाख रुपए हुए हैं, हमने सेल कितने में किया, 95 में, तो सामने वाले पार्टी ने हमको 95,000 रुपए दे दिए। अब 95,000 के बदले में, 95,000 के बदले में 91 डेज के बाद सामने वाले को कितना रुपए देने वाले हैं, 1 लाख रुपए। तो सामने वाले से तो लिए हमने 95,000 थे, वापस कितने दिए, 1 लाख रुपए। तो बाकी का जो 5,000 का वो डिफरेंस हो गया, तो ऐसा समझ लो कि वो 5,000 रुपए हमने उसको इंटरेस्ट की फॉर्म में पे कर दिए, ऐसा समझ लो आप। तो ये हो गया हमारा ट्रेजरी बिल का टॉपिक। मैं फिर से रिकैप कर रहा हूं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बिहाफ पर आरबीआई इशू करता है, जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोलते हैं और प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में होता है, और डेफिनेटली शॉर्ट टर्म फंड्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको ये पूरा करता है। जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं, और ये जो फेस वैल्यू होती है उससे कम पर इशू किए जाते हैं, और बाकी का जो डिफरेंस होता है जो हम सामने वाले को एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो समझ लीजिए कि इंटरेस्ट है। सेकंड हमारी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी कौन सी है, इसको हम बोलते हैं कॉमर्शियल पेपर। तो डेफिनेटली पहली बात तो वही आ रही है कि ये भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग का ही एक इंस्ट्रूमेंट है। ये इशू कौन करता है, वो कंपनी इशू करती है जिनकी अच्छी कैपेसिटी होती है पे करने की, और बट कभी कभी ऐसा होता है कि भाई उनको पैसे की नीड हो गई, भाई सीजनल कोई काम है या वर्किंग कैपिटल की नीड है, इस वजह से ये कंपनीज क्या करती हैं, इशू करती हैं। जिनकी गुडविल अच्छी होती है, टाइम पर पैसा पे कर देती हैं, वो कंपनीज ये इशू करती हैं कॉमर्शियल पेपर। क्यों भाई, कभी कभी सीजन का टाइम है, पैसे की नीड ज़्यादा है, या वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे की नीड है, तो हम क्या इशू कर देते हैं, कॉमर्शियल पेपर इशू कर देते हैं। तो इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो मार्केट रेट से कम ही होता है। ये कंपनीज ब्रिज फाइनेंस के रूप में यूज करती हैं। यहाँ पे आपको अभी समझ में आ जाएगा कि ब्रिज फाइनेंसिंग को क्या होता है। तीसरी बात, ये अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में होता है, और इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 15 दिन से लेकर 1 साल तक का होता है। ये इशू कैसे करते हैं, ये इशू करते हैं हम डिस्काउंट पर इनको वापिस हम पे करते हैं एट पार पे। जैसा लगा लीजिए कि पीछे जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था। अब एग्जाम्पल क्या है, कॉमर्शियल पेपर का एग्जाम्पल क्या है, भाई कोई भी बिजनेस है, सीजन में पैसे की नीड है, ये अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करना चाह रही है, तो ये कंपनी क्या करेगी, भाई मेरे को बिजनेस को बड़ा करना है, तो कंपनी क्या करती है जनरली, भाई जब बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो इस कंपनी ने क्या किया, इक्विटी शेयर इशू किए। अब जब इक्विटी शेयर इशू किए तो इशू करने के नाम पर कंपनी को काफ़ी सारी कॉस्ट भी आ गई। आपने सुना होगा ना, जब कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है तो काफ़ी सारे खर्चे हो जाते हैं स्टार्टिंग में। तो मान लीजिए किसी कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू किए और हमारे पास आ गई फ्लोटिंग कॉस्ट, उसके इशू करने की कॉस्ट आ गई। कंपनी अब क्या करेगी, जो इशू करने का जो खर्चा आया है उस खर्चे को कहाँ से पूरा करेगी, कॉमर्शियल पेपर इशू करेगी, वहाँ से जो पैसा आएगा उस पैसे का यूज़ हम कहाँ पे कर देंगे, फ्लोटिंग कॉस्ट को पूरा करने में लगा देंगे। तो डेफिनेटली हमने क्या किया, कॉमर्शियल पेपर इशू किया, जो पैसा आया उस पैसे की हेल्प से हमने फ्लोटिंग कॉस्ट को पूरा कर लिया। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पैसे से एक ब्रिज बना रहे हैं। तो हमने क्या किया, दिस सोर्स ऑफ फाइनेंस इज नोन एज द ब्रिज फाइनेंसिंग। तो इस प्रकार के सोर्स के जो फाइनेंस का जो सोर्स होता है इसको हम बोलते हैं ब्रिज फाइनेंस। जैसे आपने देखा है ना कि ब्रिज होता है, पुल क्या करता है, फ्लाईओवर क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर आपको आसानी से लेके जाता है। नहीं तो रेलवे ट्रैक के ऊपर अगर रेल आ रही है तो आपको रुकना पड़ता है बहुत देर तक, कितनी देर रुकना पड़ेगा पता नहीं है। वही इस तरह की रुकावट, इसी तरह की प्रॉब्लम हमारे बिजनेस में भी आ गई, खर्चा हो गया फालतू, कहां से पूरा करें। तो ये खर्चा फालतू का पूरा करने के लिए मैंने क्या किया, सीपी इशू कर दिया। सीपी आया तो सीपी की हेल्प से मैंने फ्लोटिंग कॉस्ट पूरी कर दी। तो ये वाला जो पैसा है हमारा ब्रिज का काम कर रहा है, पुल सेतु का काम कर रहा है, तो इसलिए हम उसको बोल रहे हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। थर्ड देखते हैं हमारा, ये है हमारा कॉल मनी।
तो डेफिनेटली ये टॉपिक भी हमारा शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी का ही हिस्सा है। तो ये कौन इशू करता है? रेज्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक और एज द इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस, ये बैंक आपस में ही इशू करते हैं। किस लिए? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई बैंकों को ना आपस में या खुद के साथ या खुद के पास एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर रहा है, पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, पैसा है नहीं बैंक के पास, तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा? दूसरे बैंक को कॉल मनी इशू कर देगा। क्यों इशू कर देगा? भाई मेरे को थोड़े टाइम के लिए पैसे की ज़रूरत है, मेरे को CRR मेंटेन करना है। ये CRR का टॉपिक हम मैक्रो में भी स्टडी करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि भी छोटे टाइम के लिए पैसे की प्रॉब्लम आ गई तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा? दूसरे बैंक से हेल्प मांग लेगा और ये भी कह देगा भाई तेरे को जब पैसे की नीड हो ना, तेरे को मैं वापस भी कर दूंगा। तो कॉल मनी को कॉल मनी क्यों बोल रहे हैं? तो ये एक ऐसा पैसा जो हमने कॉल पे मांग लिया, फ़ोन पे मांग लिया, ऐसा समझ लो। और सामने वाले को जब पैसे की नीड होगी तो सामने वाले को पैसा वापस भी दे देते हैं। भाई तू जब मांगेगा पैसा तेरे को वापस दे दूंगा। तो ये कॉल मनी हो गया। तो कॉल मनी की खास बात क्या? बैंक्स बोरो फ्रॉम द ईच अदर, बैंक अक्सर एक दूसरे से उधार लेते रहते हैं क्योंकि मेरे को CRR को मेंटेन करना है, दैट इज कैश रिजर्व रेशो। तो ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस है। तो जब सामने वाला इसकी डिमांड करता है तो सामने वाले को हम तभी वापस पे कर देते हैं। मैंने आपको बताया था ना भाई, सामने वाले का फोन भी आ गया ना, हम सामने वाले को पेमेंट कर देते हैं। तो इनकी जो टाइम पीरियड होती है वो 1 दिन से लेकर 15 दिन की होती है और इसके अंदर जो हमने पेमेंट वगैरह करनी होती है वो कॉल रेट होती है, या जो भी हमको इंटरेस्ट पे करना होता है उसको हम कॉल रेट बोलते हैं। पेमेंट हम फ़ोन करने भी कर देते हैं, कागजी कार्रवाई बाद में होती रहती है, पेपर वर्क बाद में होते रहते हैं, हाथों हाथ ट्रांजेक्शन कर देते हैं। भाई सामने वाले ने पैसा मांग लिया, दे देंगे, भाई पेपर वाले काम बाद में कर लेंगे, तेरे को पैसे की नीड है ना भाई ले जा, डॉक्यूमेंट हम बाद में मंगवा लेंगे, है ना। तो इस तरह से होता रहता है। तो डेफिनेटली हमारी जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ है ये हमारी पैसे की नीड को पूरा करता रहता है। But there is an inverse relationship between the call rates and the other short-term money market instruments such as the commercial paper. अब एग्जाम्पल क्या है देख लीजिए। कहता है कॉल मनी ट्रांजेक्शन आर मेड जर्नली ऑन द टेलीफोन। ये ट्रांजेक्शन जर्नली टेलीफोन पे ही होती हैं। जब भी पैसे की नीड होती है हम सामने वाले को बोल देते हैं, सामने वाला क्या करेगा? जिसने पैसा देना है अब उधार, वो क्या करेगा? एक चेक दे देगा। किसको? जिसको पैसे की नीड है, जिसको पैसा उधार चाहिए। पर हेल्प किसकी लेगा? वो RBI की। वो RBI की हेल्प से पैसा उधार देने वाला बंदा क्या करेगा? चेक इशू करेगा पैसे उधार लेने वाले को। तो हम बोरोर को क्या करेंगे? एक चेक इशू कर देंगे, ठीक है। और ये बात मैंने आपको पहले बता दी भी, जब भी पैसे की नीड होगी सामने वाला भी फिर वैसे ही चेक के थ्रू पेमेंट कर देगा। भाई पैसे की नीड तो इंस्टेंट हम पूरी कर लेते हैं, ये कॉल पे काम पूरा हो जाता है, जो पेपर वर्क है बाद में भी होता रहता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉल मनी। तो सबसे खास बात क्या है? ये कॉल मनी का टॉपिक कॉमर्शियल बैंक्स के लिए है। ये आपस में पैसा उधार लेने में लगे रहते हैं। इनकी जो टाइम पीरियड होती है 1 दिन से लेकर 15 दिन का होता है। ये आपको ध्यान रखना है और स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो डेफिनेटली ये भी हमारा शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का ही एक पार्ट है। तो ये भी कॉमर्शियल बैंक इशू करते हैं। किसके लिए? एंड कौन कौन इशू करता है? कॉमर्शियल बैंक एंड द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टैकल द पीरियड ऑफ द टाइट लिक्विडिटी। भाई कभी कभी ऐसा होता है कि भाई मेरे को पैसे की प्रॉब्लम आ गई, पैसा है ही नहीं, एकदम से टाइट हो गया हाथ, तो मैं क्या करूँगा? ये इशू कर दो भाई, क्या? CD, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो डेफिनेटली इसका जो फीचर है, पहला फीचर तो वही है, यहाँ से उठा के लिख लेना कि ये अनसिक्योर्ड है, नेगोशिएबल है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। इशू कौन करता है? कॉमर्शियल बैंक और जो भी हमारी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। किस लिए इशू करते हैं? भाई कभी कभी हाथ टाइट हो गया तो उस सिचुएशन को मुझे फेस करना है, तो ये इशू कर दो। तो अब ये इसके फीचर वही है, जो पहला फीचर तो ये लिख लेना। और ये इशू हम करते किसको हैं? ये हम इंडिविजुअल को, कॉर्पोरेट सेक्टर को या कंपनीज को इशू करते हैं। ये अनसिक्योर्ड होते हैं, नेगोशिएबल है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है और ये पैसे की नीड को पूरा करते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए। इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 91 डेज से लेकर 1 ईयर तक का होता है। इसको भी हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं। तो आगे की खास बात क्या है, ध्यान से देख लीजिए। एग्जाम्पल को हम स्टडी कर लेते हैं। कहता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर इश्यूड ऑन डिस्काउंट एन इन्वेस्टर कैन ट्रांसफर द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आफ्टर लैप्स ऑफ द 45 डेज। तो 45 डेज तक तो उसको वो CD अपने पास ही रखना होता है, ये वाला पेपर अपने पास ही रखना होता है। भाई जैसे ही 45 डेज पूरे हो जाएंगे ये किसी और को भी ट्रांसफर कर सकता है और उसके बदले में पैसे ले सकता है। भाई तुमने मेरे को चेक दिया, मैंने किसी और को दे दिया, है ना।
मैंने तुमसे प्रॉपर्टी परचेज की, वो प्रॉपर्टी मैंने किसी और को सेल कर दी, उससे मैंने पैसा ले लिया, पर ये प्रॉपर्टी मैं 45 दिन तक सेल नहीं कर सकता। मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं? सीडी की। तो जब हमने किसी इन्वेस्टर को सीडी इशू किया तो वो सीडी 45 डेज तक अपने पास रखना होता है। उसके बाद अगर वो चाहे तो किसी को दे भी सकता है, सेल भी कर सकता है। इसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी लगी होनी चाहिए पेड होने की, और ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द सर्टिफिकेट, तो इसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी वगैरह सब लगी होती है। तो ये है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का टॉपिक। तो अगर आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली कैन टेक। नेक्स्ट है हमारा दैट इज कॉमर्शियल बिल। आपने सुना है अकाउंट्स के अंदर हम बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल का टॉपिक स्टडी करते हैं, तो वो लगा लो कि कॉमर्शियल बिल है। ये कॉमर्शियल बिल रियलिटी में उसी को ही हम कह रहे हैं, लगा लीजिए। ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन में यूज होता है, लोग शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए करते हैं। या आपने बिल ऑफ एक्सचेंज का अगर चैप्टर स्टडी किया हो, वहाँ पे हमने देखा होगा, भाई मैंने सामने वाली पार्टी को गुड सेल की, सामने वाली पार्टी कह रही है कि भाई पैसे नहीं है, तो सामने वाले को क्या कहते हैं, भाई बियर ले ले, भाई मैं तेरे को बियर इशू कर देता हूँ, साइन करके दे दियो। तो ये वही टॉपिक है कॉमर्शियल बिल का, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। तो ये भी एक शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का ही पार्ट है, नेगोशिएबल है, आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो, और सेल्फ लिक्विडिटी फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट भी है। तो ये क्रेडिट सेल जो हम करते हैं, उधार में जो सेल करते हैं, वहां पर ज्यादा सेल होता है। ये आप बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में जाएंगे तो डेफिनेटली वहां पर आपको बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। 11th का ये चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज का। तो वहां पर हमने देखा था कि भाई जब भी हम किसी को माल उधार में सेल करते हैं और सामने वाली पार्टी कह रही है कि भाई 3 महीने तक तो पैसा नहीं है, तो मैंने सामने वाले को बोला भाई विश्वास कैसे करूं कि 3 महीने के बाद पैसा दे देगा। तो सामने वाले ने बोला भाई मेरे से कॉमर्शियल बिल ले ले, मैंने कॉमर्शियल बिल ले लिया। तो एक क्रेडिट सेल के चक्कर के अंदर फर्म्स आपस में हम डेटर्स को इशू करते रहते हैं। तो ये इट इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज यूज्ड टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इससे हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की नीड्स पूरी हो जाती है। ये इशू कौन करता है? ये डेफिनेटली सेलर इशू करता है, सामने वाली पार्टी इसको एक्सेप्ट कर लेती है, और इस कॉमर्शियल बिल को हम डेफिनेटली ट्रेड बिल भी बोलते हैं। यस, हिंदी में हम इसको कहते हैं व्यापारिक बिल। इसको हम बैंक से डिस्काउंट भी करवा सकते हैं। अब बैंक से डिस्काउंट करवाने का क्या मतलब है, डिटेल में स्टडी करना है तो आप बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में जाइए, वहां पे आपको स्टडी करने को मिल जाएगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज को, बीआर को, बीपी को हम बैंक से डिस्काउंट कैसे करा सकते हैं। और ये एक ऐसा कॉमर्शियल बिल होता है, ये जब कॉमर्शियल बिल बन जाता है, जैसे ही सामने वाले ने इसके ऊपर साइन कर दिए, सामने वाली पार्टी ने जैसे इसको एक्सेप्ट किया, तो ये बिल कॉमर्शियल बिल बन जाता है। तो यहाँ पर वही बात लिखी हुई है कि इसको इशू कौन करता है? सेलर इशू करता है। सेलर किसके ऊपर लिखता है? बायर के ऊपर। तो जैसे ही बायर ने बोला था भी मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, हमने सामने वाले को बोला भी बिल ले ले, साइन करके दे दे, तो जैसे ही सामने वाले ने एक्सेप्ट किया तो ये क्या मिल गया? कॉमर्शियल बिल बन गया। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, प्रैक्टिकल फॉर्म में अकाउंट्स की बुक में है, थोड़ा वहाँ पे जाके स्टडी कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होने वाली है। तो डेफिनेटली अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो भी कंटेंट मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ, ये हमारा सारा वीके पब्लिकेशन की बुक में से है। तो वीके पब्लिकेशन की बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। डेफिनेटली बुक बहुत अच्छी है, थ्योरी फॉर्म के लिए स्टार्टिंग से मैं इसी बुक को ही फॉलो करता हूँ।